सोचिए कि एक बहुत ही बड़ा और चर्चित आंदोलन चल रहा है और अचानक से उसके जो सबसे बड़े चेहरे हैं, जो उस एक्टिविस्ट को लीड कर रहे हैं, उन्हें पुलिस अचानक से अस्पताल ले जाती है। तो सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है ना कि कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी। बिल्कुल, पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो यही होती है कि शायद किसी की जान खतरे में है। लेकिन क्या हो अगर ये कोई स्वास्थ्य संकट हो ही ना? मतलब क्या हो अगर ये शतरंज की एक बहुत ही सोची समझी चाल हो? एक ऐसी चाल जिसे सिर्फ इसलिए रचा गया हो क्योंकि आंदोलन फेल हो रहा था। हाँ, एक तरह की कोरियोग्राफ्ड चाल जो सिर्फ हार मानने से बचने के लिए या कह सकते हैं कि अपना चेहरा बचाने के लिए चली गई हो। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम कुछ ऐसे ही बेहद तीखे और आक्रामक दृष्टिकोण पर बात करने वाले हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और ये जो दृष्टिकोण है ये सामने आया है 18 जुलाई 2026 को। RMN न्यूज में राकेश रमन जी का एक काफी विस्तृत लेख छुपा था। हाँ, और उसका शीर्षक भी काफी तीखा था। बहुत तीखा शीर्षक था, सोनम वांगचुक का विरोध प्रदर्शन फर्जीवाड़ा बेनकाब। और ये जो स्रोत है ना, ये आधुनिक विरोध प्रदर्शनों की पूरी जो कार्य प्रणाली होती है, जिसे आजकल हम डिजिटल एक्टिविज्म कहते हैं, उसके एक बहुत ही निर्मम चीर फाड़ करता है। मतलब ये सिर्फ घटनाओं का विवरण नहीं दे रहा है, ये एक ढांचागत विश्लेषण है कि आज के दौर में विरोध प्रदर्शन गढ़े कैसे जाते हैं। सही कहा। और इससे पहले कि हम इस लेख की परतों को उधेड़ना शुरू करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, इस स्रोत में कई ऐसे दावे हैं जो राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील हैं। मतलब इसमें सीधे तौर पर मोदी प्रशासन, विपक्षी दलों, बॉलीवुड अभिनेताओं और खुद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का जिक्र किया गया है। तो हम ये साफ कर दें कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा, सरकार या व्यक्ति का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मिशन की तरह इस मूल स्रोत को देखना है, उसमें जो बातें कही गई हैं, जो दावे किए गए हैं, उन्हें बस निष्पक्ष रूप से सामने रखना है ताकि हम हर पहलू को बारीकी से समझ सकें। और इसी विश्लेषणात्मक तरीके से तो हम सतह के नीचे छिपी असली कहानी को समझ पाएंगे। मतलब हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि लेखक किस आधार पर अपने तर्क गढ़ रहा है ना? हाँ, और उस तर्क के पीछे की पूरी कार्यप्रणाली क्या है। तो चलिए कहानी के अंत से ही इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हाँ, क्योंकि किसी भी घटना का जो अंत होता है वो अक्सर उसके असली मकसदों को बेनकाब कर देता है। हाँ बिल्कुल। तो 18 जुलाई का दिन था, शनिवार। दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाती है। अब जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, लेख इसे कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं मानता। लेख इसे सीधे तौर पे एक सुनियोजित वापसी कहता है, मतलब एक कोरियोग्राफ्ड रिट्रीट। और इसके पीछे का तर्क समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, इस आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब जब भी कोई आंदोलन इस तरह की पूर्ण मांग या कह लें एब्सोल्यूट डिमांड लेकर चलता है, तो वहां बीच का कोई रास्ता बचता ही नहीं है। हाँ, मतलब या तो इस्तीफा होगा या नहीं होगा, बीच का तो कोई समझौता है ही नहीं। सही कहा। और सरकार की तरफ से इस मांग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। तो ऐसे में होता क्या है ना, जब मांग इतनी बड़ी हो और सामने से कोई रिएक्शन ही ना आ रहा हो, तो एक अजीब सा गतिरोध बन जाता है। बिल्कुल। आंदोलनकारियों की भीड़ कम होने लगती है, मीडिया का ध्यान हटने लगता है। तो ऐसे में लीडरशिप के सामने सबसे बड़ा संकट ये आ जाता है कि बिना अपनी हार माने, मतलब बिना ये स्वीकार किए कि वो फेल हो गए हैं, इस धरने को खत्म कैसे किया जाए। और ठीक यहीं पर वो अस्पताल वाली घटना एक रणनीतिक निकास द्वार या कह लें एक एग्जिट डोर का काम करती है। लेख के हिसाब से सफदरजंग अस्पताल जाना अपनी विफलता को शहादत और राज्य के दमन के कवर से ढकने का एक तरीका था। मतलब ये बहुत ही रणनीति की भविष्यवाणी कर दी थी। रुकिए, 8 जुलाई को ही भविष्यवाणी कर दी थी? हाँ, उन्होंने पहले ही आकलन कर लिया था कि ये आंदोलन अपनी मौत खुद मरेगा और इसे खत्म करने के लिए आखिर में स्वास्थ्य का ही कोई बहाना ढूंढा जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह हो गया। मतलब मान लीजिए कोई खिलाड़ी ये देख लेता है कि उसकी मात होने ही वाली है, बोर्ड पर उसके पास कोई ऐसी चाल बची नहीं है जिससे वो जीत सके। तो अब हार मानकर अपनी बेइज्जती कराने से बेहतर है कि वो अचानक से पेट दर्द का बहाना बनाए और खेल को बीच में ही छोड़कर उठ जाए। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये, है ना? इससे उसे अपनी हार भी नहीं माननी पड़ती और खेल भी खत्म हो जाता है। इस उपमा से पूरी रणनीति साफ हो जाती है। और देखिए, पुलिस ने भी वहां से उन्हें हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया था। तो ये जो अदालत का आदेश था ना, वो उन प्रदर्शनकारियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक कानूनी बहाना बन गया। हाँ, मतलब उन्हें पुलिस से भिड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल, वो अदालत के आदेश का नाम लेकर अपना पैकअप कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट्स ने ये पुष्टि की थी कि वांगचुक
के जो वाइटल्स हैं, मतलब स्वास्थ्य के जो बुनियादी पैमाने हैं, वो बिल्कुल स्थिर थे। अच्छा। हाँ, वो पूरी तरह से सचेत थे। इसीलिए लेख इसे कोई मानवीय संकट नहीं मानता, बल्कि एक सामरिक आत्मसमर्पण मानता है। तो अगर लेख का ये विश्लेषण सही है, हाँ। और ये पूरा का पूरा अंत सिर्फ एक दिखावा या चेहरा बचाने की कोशिश थी, तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? कि इस पूरे विरोध को शुरू करने का असली मकसद था क्या? मतलब अगर जमीनी स्तर पर जीत की कोई उम्मीद ही नहीं थी, तो ये सब क्यों रचा गया? और यहीं पर लेख बहुत ही आक्रामक रुख अपना लेता है। वो आधुनिक एक्टिविज्म को सीधा सीधा एक बिजनेस मॉडल के रूप में पेश करता है। एक बिजनेस मॉडल? हाँ, लेख सोनम वांगचुक को एक सुधारक के रूप में देखने के बजाय एक प्रोफेशनल प्रोटेस्टर या प्रोफेशनल प्रोटेस्टर के रूप में पेश करता है। मतलब ये एक पैसा ढांचा बन गया है जहां विरोध अपने आप में एक प्रोडक्ट बन गया है। लेखक का दावा है कि वांगचुक सस्ती लोकप्रियता और इन दिखावटी भूख हड़तालों का इस्तेमाल अपनी वित्तीय आजीविका यानी फाइनेंशियल सब्सिस्टेंस चलाने के लिए करते हैं। लेकिन एक मिनट, ये जो बिजनेस मॉडल है, इसका अर्थशास्त्र काम कैसे करता है? क्योंकि लेख में मैंने पढ़ा था, बहुत ही कड़े शब्दों में कहा गया है कि पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में वांगचुक का जमीनी स्तर पर शून्य योगदान है, मतलब नॉट एन आयोटा ऑफ एक्टिविटी। बिल्कुल। तो अगर जमीनी स्तर पर कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो यह आजीविका चल कैसे रही है? ये चलती है ध्यान खींचने के अर्थशास्त्र से, जिसे हम अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। इस मॉडल में विजिबिलिटी ही असल करेंसी है। अच्छा। ये जो पेशेवर प्रदर्शनकारी होते हैं, ये झुंड मानसिकता या हर्ड मेंटालिटी वाले उन लोगों को टारगेट करते हैं जो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। ये मीडिया में एक सनसनी पैदा करते हैं। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठता है तो वो एक संकट की तस्वीर बनाता है। डिस्ट्रेस इमेजरी, बिल्कुल। हाँ, और जो अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ हैं, मानवाधिकार संस्थाएं हैं और जो डोनेशन देने वाले लोग हैं, वो इसी तस्वीर को देखकर रिएक्ट करते हैं। लेख कहता है कि लद्दाख में जब उनके पिछले प्रदर्शनों को सरकार ने इग्नोर कर दिया और वहां से ध्यान हटने लगा, तो दिल्ली आना अपने ब्रांड को फिर से जिंदा करने और उसी फंडिंग साइकिल को चालू रखने की एक बेताब कोशिश थी। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी असहमति दर्ज करनी होगी। मतलब लेख के ये जो दावे हैं, ये बहुत ही गंभीर हैं। हाँ, दावे तो बहुत बड़े हैं। तो क्या हर विरोध प्रदर्शन सिर्फ फंडिंग और ध्यान खींचने के लिए ही होता है? मेरा सवाल ये है कि लेख किस आधार पर एक सच्चे सुधार की कोशिश और एक पेशेवर फर्जीवाड़े के बीच की लाइन खींच रहा है? क्योंकि ये भी तो संभव है ना कि कोई व्यक्ति सच में सिस्टम में बदलाव लाना चाहता हो, लेकिन उसका तरीका फेल हो जाए। हर फेल हुए आंदोलन को हम फंडिंग का नाटक तो नहीं कह सकते। ये आपका बहुत ही तार्किक और जरूरी सवाल है, और लेख जिस आधार पर ये लाइन खींचता है वो है जमीनी प्रभाव बनाम निरंतर दिखावा। मतलब ग्राउंड इम्पैक्ट वर्सेस परपेचुअल स्पेक्टिकल। बिल्कुल। लेखक का तर्क यह है कि जो सच्चे सुधारक होते हैं ना, वो चुपचाप नीतिगत बदलावों, जमीनी शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के ठोस और लंबे काम में लगे रहते हैं, जो अक्सर उबाऊ भी होता है। हाँ, वो कैमरों के सामने नहीं होता। सही कहा। वो सिर्फ कैमरों के सामने बैठकर भूख हड़ताल के चक्रीय आयोजन नहीं करते। जब कोई व्यक्ति बार बार सिर्फ ऐसे हथकंडे अपनाता है जिसका कोई तार्किक समाधान ही ना निकले और जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति बटोरने पर फोकस्ड हो, तब वो सुधार की श्रेणी से बाहर निकल जाता है और वो आजीविका का साधन बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये बात ना हमें इस लेख के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ ले जाती है। मतलब अगर जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव था ही नहीं, अगर ये सिर्फ एक दिखावा था, तो फिर इस आंदोलन में इतनी सुर्खियां बटोरी कैसे? ऐसा क्यों लग रहा था कि देश में बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है? और इसका जवाब लेख डिजिटल दुनिया की कार्य प्रणाली में ढूंढता है। लेख इस पूरे आयोजन को, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी लीड कर रही थी, उसे डिजिटल दुनिया का एक बड़ा भ्रम बताता है, एक डिजिटल मिराज। डिजिटल मिराज, ये आज के विरोध प्रदर्शनों की सबसे बड़ी सच्चाई भी है और विडंबना भी। हाँ, लेख एक बहुत ही चौंकाने वाली तुलना करता है। ऑनलाइन दुनिया में ऐसे ऐसे दावे किए गए कि इस आंदोलन के पास लाखों फॉलोअर्स हैं। हाई एनर्जी जनरेशन जेड का सपोर्ट है। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा डिजिटल जनसैलाब उनके पीछे है। लेकिन जब जंतर मंतर पर असलियत देखी गई, तो वहाँ क्या था? कुछ भी नहीं। लेख के अनुसार वहाँ केवल कुछ भोले भाले यूट्यूबर्स और निष्क्रिय डिजिटल ज़ॉम्बीज ही मौजूद थे। वहाँ कोई वास्तविक ऊर्जा या भीड़ थी ही नहीं। ये जो शब्द है ना, डिजिटल ज़ॉम्बीज,
ये आधुनिक मनोविज्ञान की बहुत गहरी सच्चाई दिखाता है। जिसे हम सिलेक्टिविज्म या क्लिकटिविज्म भी कहते हैं। हाँ, मतलब ये उन लोगों की भीड़ है जो ऑनलाइन लाइक, शेयर, हैशटैग और कमेंट तो बहुत जोश में कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बस एक रीट्वीट कर दिया तो उनका नागरिक कर्तव्य पूरा हो गया और वो एक बहुत बड़ी क्रांति का हिस्सा बन गए। बिल्कुल। और पता है, मुझे ये बिल्कुल उस रेस्टोरेंट की तरह लगता है जिसके इंस्टाग्राम पेज पर लाखों फॉलोअर्स होते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, मतलब वहाँ डिशेस की खूबसूरत तस्वीरें वायरल हो रही हैं, एस्थेटिक रील्स बन रही हैं, लोग कमेंट्स में आग वाले इमोजी डाल रहे हैं। हर किसी को लगता है कि यार ये शहर का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है। लेकिन जब आप असल में वहां जाते हैं, हाँ, जब आप असल में एक दिन वहां खाना खाने जाते हैं तो कुर्सियां पूरी तरह खाली मिलती हैं। किचन में ना कोई शेफ है, ना बाहर कोई वेटर है, सब कुछ सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन तक सीमित है। भौतिक दुनिया में उसका कोई वजूद ही नहीं है। ये उपमा पूरी तरह से सटीक बैठती है, क्योंकि जो जेनरेशन जेड है और जो लोग डिजिटल मैट्रिक्स में पले बड़े हैं, उनके लिए स्क्रीन पर दिखने वाले 1 लाख व्यूज ही असली क्रांति हैं। भले ही धूप में उनके साथ सड़क पर कोई खड़ा ना हो। बिल्कुल। और इसी वजह से इनके वायरल कंटेंट और जो भी संदेश थे, उनका सरकारी नीतियों पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। कि सरकारें और जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि जो लोग सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर विरोध कर रहे हैं, जिनके पास सच में सड़क पर उतरकर सत्ता के सामने खड़े होने की शारीरिक क्षमता ही नहीं है या राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, हाँ, वो कोई वास्तविक राजनीतिक खतरा पैदा कर ही नहीं सकते। एकदम सही। भौतिक शून्यता या जो फिजिकल वॉइड है, उसे डिजिटल शोर से नहीं भरा जा सकता। जब तक आप सड़कों पर असली जन समर्थन नहीं दिखाते, सरकार पर कोई दबाव बनता ही नहीं है। डिजिटल शोर सिर्फ एक भ्रम पैदा करता है कि कुछ हो रहा है, जबकि असल में सब कुछ अपनी जगह पर स्थिर होता है। तो अगर ये डिजिटल भ्रम इतना खोखला था, इतना शक्तिहीन था, तो इसे लगातार हवा कौन दे रहा था? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब इसे ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही थी? लेक की जांच ना यहीं पर खत्म नहीं होती, वो इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश की ओर इशारा करता है, जिसे वो शैडो अलायंस या पर्दे के पीछे का गठबंधन कहते हैं। और ये राजनीतिक खेल का वो हिस्सा है जो अक्सर आम जनता की नजरों से छिपा ही रहता है। बिल्कुल। लेख का साफ दावा है कि ये सब कुछ एक राजनीतिक खालीपन को भरने की कोशिश थी। मतलब भारत के जो हारे हुए विपक्षी दल हैं, उनके अंदर वो राजनीतिक साहस या क्षमता बची ही नहीं है कि वो सीधे तौर पर सड़कों पर मौजूदा मोदी प्रशासन का सामना कर सकें। तो जब विपक्षी दल सीधे तौर पर सरकार से टकराने से डरते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो मोहरों का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉक्सीज का। हाँ, लेख के अनुसार वो वांगचुक और सीजेपी जैसी संस्थाओं को अपने प्रॉक्सी के रूप में आगे कर देते हैं। और एक एक्टिविस्ट को आगे करने का बहुत बड़ा फायदा भी होता है। क्या फायदा? इससे ये कोई पक्षपातपूर्ण राजनीति नहीं लगती। मतलब विरोध को एक मॉरल ग्राउंड, एक नैतिक आवरण मिल जाता है और विपक्ष पीछे छिपकर इस पूरे तमाशे का मजे से समर्थन करता रहता है। और इन शैडो फोर्सेस का मुख्य मकसद सिर्फ सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ना होता है। और पता है, लेख ये भी दावा करता है कि इस खोखले आंदोलन को वैध दिखाने के लिए इसमें बेईमान राजनेताओं के साथ साथ बेरोजगार बॉलीवुड अभिनेताओं को भी शामिल किया गया था। ये बॉलीवुड अभिनेताओं वाला जो एंगल है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब एक राजनीतिक या शिक्षा सुधार से जुड़े आंदोलन में अभिनेताओं का क्या काम? उनका काम होता है एल्गोरिदम को हैक करना। हाँ, और ऑप्टिक्स यानी दिखावा बनाना। बिल्कुल। जब कोई जाना माना चेहरा ऐसे आंदोलन में पहुंचता है, तो सिर्फ उसकी एक तस्वीर या एक वीडियो सोशल मीडिया के पूरे एल्गोरिदम को बदल देता है। जो मुख्य धारा का मीडिया शायद एक खाली जंतर मंतर को कवर ना करे, वो उस स्टार की वजह से वहां पहुंच जाता है। सही का। और इससे एक झूठी वैधता बन जाती है। ऐसा लगने लगता है जैसे समाज का हर वर्ग इस आंदोलन से जुड़ गया है। लेकिन लेख इसे भारतीय असंतोष का एक बेहद खोखला प्रदर्शन मानता है। खोखला इसलिए क्योंकि इसमें मौजूदा राजनीतिक माहौल में टिके रहने का जो असली ग्रिट या जो साहस होना चाहिए ना, उसकी पूरी तरह से कमी है। हाँ, मतलब जब सरकार ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो ये सारे प्रॉक्सी, ये सारे पर्दे के पीछे के खिलाड़ी कोई काम नहीं आए। किसी में भी उस आंदोलन को अगले लेवल पर ले जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इनका उद्देश्य कभी सत्ता से सीधा टकराना या कोई वास्तविक बदलाव लाना था ही नहीं। उनका मकसद सिर्फ एक पीआर स्टंट करना था, ताकि वो देश और विदेश के लोगों को ये दिखा सके कि भारत में बहुत बड़ा असंतोष उबल रहा है।
लेकिन जब असली शक्ति परीक्षण का समय आया, जब सच में डटे रहने की जरूरत थी, तो वो तुरंत एक मेडिकल बहाना बनाकर पीछे हट गए। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को एक साथ समेटे, तो आरएमएन न्यूज का ये लेख हमें जो तस्वीर दिखाता है वो सच में बहुत ही विचारणीय है। बिल्कुल। मतलब जिसे बाहर से एक महान सैद्धांतिक और जन समर्थित आंदोलन के रूप में बेचा गया, लेख उसे एक सुनियोजित व्यापार मानता है। एक ऐसा व्यापार जिसमें अपनी हार को छिपाने के लिए एक बहुत ही कोरियोग्राफ्ड मेडिकल एग्जिट का सहारा लिया गया। और जिसमें डिजिटल ज़ॉम्बीज के जरिए ऑनलाइन दुनिया में एक विशाल भ्रम पैदा किया गया। हाँ, और जिसे डरे हुए राजनीतिक दलों और पीआर के भूखे अभिनेताओं के स्वार्थ से हवा मिली। श्रोताओं के लिए ये विश्लेषण इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम सूचनाओं के एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां रोज कोई नया हैशटैग ट्रेंड करता है, रोज एक नया वायरल वीडियो सामने आता है। सही कहा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया के शोर और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा अंतर हो सकता है। हर चमकती हुई चीज, हर वायरल हो रहा आंदोलन जरूरी नहीं कि वो कोई वास्तविक बदलाव ला रहा हो। हाँ, हमें ये देखने की आदत डालनी होगी कि किसी भी आंदोलन का अंतिम परिणाम क्या निकल रहा है और उससे पर्दे के पीछे आखिर फायदा किससे हो रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर हम उस अंतिम और सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। अगर हम उस राजनीतिक थिएटर के भ्रम को तोड़ दें, अगर हम उन अभिनेताओं, उस डिजिटल शोर और उन प्रॉक्सी राजनीतिक दलों के प्रभाव को पूरी तरह से हटा दें, तो पीछे क्या बचता है? लेख के अनुसार तो पीछे सिर्फ एक खाली मंच बचता है। हाँ, लेकिन ये पूरी चर्चा हमें एक ऐसे विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर सोचना आज के समय में सच में बहुत जरूरी है। देखिए, अगर डिजिटल युग में विरोध प्रदर्शन इतनी आसानी से लाइक्स, व्यूज और राजनीतिक मोहरों के खेल में तब्दील हो जाते हैं, अगर ये एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल बन जाते हैं जैसा कि इस स्रोत का दावा है, तो फिर आज के समय में एक सच्चा, ईमानदार और प्रभावी जमीनी आंदोलन आखिर कैसा दिखता होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या सोशल मीडिया के इस भ्रामक दौर में, जहां सिर्फ विजिबिलिटी ही सब कुछ बन गई है, कोई ऐसा असली बदलाव लाना अब संभव भी रह गया है जिसे कैमरों, हैशटैग्स और पीआर स्टंट्स की जरूरत ना हो? क्या सच्चे बदलाव की आवाज इस डिजिटल शोर में हमेशा के लिए दब गई है? ये कुछ ऐसा है जिस पर सच में हम सबको विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए स्रोत और एक नई गहराई के साथ।